हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके जुलाई 2019 में आए हुए हैं। पेडागोजी के क्वेश्चंस, ठीक है, सारे पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस विथ फुल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके झट से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, ठीक है। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। ऑप्शंस दिए हैं, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण या एकीकृत शिक्षा, ठीक। तो हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किसके बारे में बात की गई है, जो कि है समावेशी शिक्षा, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 12 की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की। और दूसरी बात क्या है, आरटीआई नियम के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के प्रावधान के साथ समावेशी शिक्षा, ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, व्यवस्था में अध्ययन करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब कि या तो वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं या तो फिर वो किसी प्रकार से प्रॉब्लम है, ठीक है उनको। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शंस दिए हैं, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। ये तो वही बात हो गई जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ठीक है, समावेशी शिक्षा, जिसमें कि हर प्रकार के बच्चों को साथ में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन भी दी हुई है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा उस विचारधारा से प्रेरित है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है, समान शिक्षा प्राप्त करने का, चाहे वो कोई भी बच्चे हों, चाहे प्रतिभाशाली हो या किसी प्रकार की विकलांगता हो उनमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। एक शिक्षक को चाहिए कि, ठीक है, शिक्षक की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, वह विशेष सांस्कृतिक समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, ठीक है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ठीक। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। देखिए ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप किसी चीज़ को इग्नोर कर दें, ठीक है। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है एवं महत्व देती है, ठीक है। या फिर 4th ऑप्शन है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तुलना तो नहीं करनी चाहिए, देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, ऑप्शन नंबर 1, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, ठीक है। देखिए याद बच्चे को नहीं कराना है, ठीक है। याद वाला जहाँ भी ऑप्शन आता है लर्निंग वाला, उसको आप काट देंगे, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। वे श्याम पट्ट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। कॉपी करने से भी बचना है, कॉपी या स्पून फीडिंग वाले ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं, ठीक। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हाँ ये थोड़ा सही दिख रहा है। 4th ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों से पूर्ण रूप से नियंत्रित रखता है। देखिए आप पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाली जो बात यहाँ पे कही गई है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिविटी ही दिखा रही है, बिकॉज आप पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, बच्चे को फ्री छोड़ना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। यहाँ पे देखिए ये सारे हमको दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्ष में प्रश्न, ऑप्शन दिया है, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, ये तो गलत बात है। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है।
पूछने से रोकना चाहिए नहीं, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था इजी सा क्वेश्चन, ये तो ठीक है। 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि कई बार हम ये ध्यान नहीं दे पाते हैं एग्ज़ाम प्रेशर के रूप में कि नहीं वाला जो एक रहता है ना, उसको आप अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं और वो पॉजिटिव आंसर लगा के आ जाते हैं। ठीक, तो नहीं का मतलब है कि आपको नेगेटिव आंसर ढूंढना है। ठीक, तो हमारा देखिए कौन सा सार्थक अधिगम नहीं है। ऑप्शन देखिए, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ठीक, ये तो होना चाहिए, रिवीजन तो अच्छी चीज़ है। निर्देश एवं संचालन, ठीक है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, याद करना और मेमोराइज करना गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। स्तंभ क से स्तंभ ख को मिलाना है। ठीक, देखिए, प्रतिभाशाली, अधिगम, अशक्तता, सृजनात्मकता और अधिगम, कमी, असकृता, व्यतिक्रम, इसको हमें मिलाना है। ठीक, तो देखिए प्रतिभाशाली की क्या डिफिनीशन है, आप इसमें से देखिए। प्रतिभाशाली शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी हो गया। सेकंड का अधिगम अशक्तता, यानी कि धारा प्रभाव पढ़ने में कमी। ठीक है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, वह मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और अवधान कमी, असकृता, व्यतिक्रम, मतलब ये तो एक प्रकार का डिसऑर्डर हुआ। आसानी से विचलित, यानी कि मतलब थोड़े से भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई भी बात हो गई जल्दी से डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अपना मतलब कि सोचेंगे समझेंगे नहीं। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी। सो हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों की गलतियाँ बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देंगी। देखिए, बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, तुरंत सुधारना भी नहीं है। बच्चों को खुद को अवसर देना है कि वो खुद से अपनी गलती ढूंढें और उसमें करेक्शन करने की कोशिश करें। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचार में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन तो नहीं कह सकते। ठीक है, गलतियों तो एक शिक्षण का भाग है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। देखिए, आप बच्चे को लापरवाह कह के नहीं है टाल सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों में संदर्भित करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, तो मूल्यांकन हमारा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पे जैसे कि आप कर रहे हैं ना क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि A B C D 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई भी एक करेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, मार्किंग करना आसान होता है और बच्चे के लिए भी पढ़ना और याद करना सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो उसी को इसीलिए इसका आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, या एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, यानी कि जन्म से लेकर जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाएगी इंसान की, तब तक जो है अधिगम यानी कि लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। यह व्यक्ति के विकास में सहायक होती है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में
सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरीके के प्रयास करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। उत्साह भंग हो जाता है तथा वह दबाव में आ जाते हैं, नहीं, किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक व प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है? पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। देखिए, एक ही प्रकार के प्रश्न का मतलब प्रैक्टिस कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप वेरिएशन तो रखना ज़रूरी है। सेकंड ऑप्शन, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं का कंठस्थीकरण, फिर से कंठस्थीकरण वर्ड आ गया। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, बहुविकल्प देखिए मतलब वही ऑब्जेक्टिव वाला। पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। ठीक है, ये तो स्पून फीडिंग की बात हो गई कि आप पूरा लिख लें और बच्चा नोट इट डाउन कर ले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थी को स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? स्व पहल यानी कि वो पहले से खुद से इनिशिएट करें। तो ये देखिए, निगमात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वृत्तित्व बुद्धि। तो ये तो ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है, ऑप्शन पढ़ के। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट हो जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, जिसमें कि बच्चा खुद से ही प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वह महसूस करते हैं कि वह पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। यह क्या दर्शा रहा है? ठीक है, ऑप्शंस हमारे हैं, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, या संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। देखिए, पर्यावरण जो शब्द आ रहा है, पर्यावरण की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि वो बच्चा मतलब कि जब पढ़ नहीं पा रहा है तो वह हतोत्साहित महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं इमोशनली वो उस चीज़ को फील कर पा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, बच्चे को जब संज्ञान होता है कि वह पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो उसमें कुंठा, निराशा एवं द्वेष आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, जो एक कार्य को बिना प्रयास करके छोड़ देने के रूप में प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? ठीक है, तो यहाँ हमको बताना है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है विद्यालय, सरकार, मीडिया या परिवार। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। परिवार ही हमारा प्राथमिक समाजीकरण है, इसके बाद ही हमारे बच्चा विद्यालय, सरकार या मीडिया से बाद में वो मतलब मिलता है, पहले तो परिवार ही होता है, तो फर्स्ट है परिवार। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 16th, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ठीक है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे
ठीक है, ये कि पियाजी की थ्योरी जिसने पढ़ी होगी वो बच्चा आसानी से लगा लेगा कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूपों से भिन्न होती है। ठीक है, कि अगर एक वयस्क ज़्यादा सोच पा रहा है उसके एस्पेक्ट में एक बच्चा थोड़ा सा कम सोच पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पियाजे के अवलोकन के अंतर्गत उन्होंने महसूस किया, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन रखा या फिर एक प्रकार का प्रैक्टिकल किया कि बड़े बच्चे एक ही परीक्षा में अधिक प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम थे, जबकि छोटे बच्चे कम। तो उसमें क्या है, गुणात्मक अंतर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, जेंडर के बारे में पूछा हुआ है। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है या एक जैविक निर्धारक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, ये देखिए जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, जो कि सभी समाजों में लड़के लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, व्यवहार स्वरूप को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान करता है। यहाँ पे हमें विकास के आयामों के बारे में पूछा गया है, जो कि हमारा फर्स्ट ही चैप्टर है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि बोला है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, यानी कि इसमें चारों आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखे भी हुए हैं विकास के मुख्य आयाम शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषा का विकास, नैतिक विकास। ठीक है, तो हमारा शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक लिखा हुआ है, ये दोनों नहीं लिखे हुए हैं, दैट डजंट मैटर, पर ये तीनों है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि के परीक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि एक अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि एक बहुआयामी सिद्धांत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा चार्ट बना के यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बुद्धि 8 प्रकार की होती है, जो कि हमारे हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिभाशाली शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। देखिए निष्क्रिय तो गलत है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेट के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है या एक सामाजिक गतिविधि है। तो ये देखिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है। वाइगोत्स्की ने किसकी थ्योरी दी थी, उन्होंने सामाजिक वाली थ्योरी दी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषता है। ठीक है, पूर्व क्रियात्मक, यहाँ हमसे फिर से पियाजे की थ्योरी के बारे में क्वेश्चन आ गया है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता या वर्तुल प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें पूर्व क्रियात्मक काल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, या पूर्व क्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक जो क्रियाएं होती हैं, जो भी अवस्थाएं होती हैं पियाजे वाली, उसको आपको पियाजे की थ्योरी पूरी याद करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं पियाजे की थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के रूप में पूर्व निर्धारित है। देखिए केवल आनुवंशिकता, ठीक है, ये देखिए ये आपको ध्यान देना है कि केवल आनुवंशिकता, सिर्फ यही तो एक एस्पेक्ट नहीं हो सकता है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंड करना होता है। देखिए पुरस्कार और दंड देना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पुरस्कार देके आप प्रमोट कर सकते हो, पर दंड देने से तो बच्चा और डिमोरलाइज हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। हाँ, ये थोड़ा पॉजिटिव आंसर है। बाकी ऑप्शन नंबर 2 भी अगर हम देखें, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। देखिए सामाजिक एवं आर्थिक मतलब कि बच्चा अगर इकोनॉमिकली जैसा भी है, रिच है या पुअर है, तो वो उसकी लर्निंग प्रोसेस को तो कम या ज़्यादा नहीं कर सकती ना, ठीक है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही सीखेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास के क्रम में डैश से डैश तक है, ठीक है, अधोगामी, शीर्षगामी, अपरिष्कृत या स्थूल चालक विकास या परिष्कृत या सूक्ष्म चालक विकास। ऑप्शन नंबर 3 सूक्ष्म चालक विकास या स्थूल चालक, और फोर्थ ऑप्शन शीर्षगामी, अधोगामी। देखिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ठीक है, स्थूल चालक विकास और सूक्ष्म से लेकर सूक्ष्म चालक विकास तक, ठीक है। यहाँ देखिए स्थूल वाला एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, या सकल गत्यात्मक कौशल, दोनों एक ही बातें हैं। बड़ी गतिविधियां हैं जो एक बच्चा अपने हाथ पैर या पूरे शरीर के साथ करता है, जैसे कि दौड़ना, कूदना, भागना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या है, छोटे कार्य, जैसे बच्चे द्वारा उंगली अंगूठी के बीच में चीज़ों को उठाना, होंठ और जीभ का प्रयोग करके स्वाद को महसूस करना, या आप कह सकते हैं हमारा राइटिंग, ठीक है, अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो भी एक किसमें है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, ठीक है। चलना एक स्थूल गत्यात्मक कौशल है, पर लिखना, ठीक है, ड्राइंग बनाना, स्केच करना, ये सारी क्या है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, ठीक है, जो कि बाद में डेवलप होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, वयस्कता के बारे में पूछा है। मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, किशोरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षात्मक जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, देखिए अवलोकन वाली तो बंडूरा की थ्योरी थी, ठीक है, तो ये जीन पियाजे की थ्योरी तो नहीं है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। देखिए उद्दीपक अनुक्रिया किसकी थ्योरी है, स्किनर की, ठीक है, तो ये भी हमारा फिलहाल। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जाना चाहिए। देखिए पुरस्कार और दंड हमेशा देना, तो ये तो जीन पियाजे जी ने नहीं कहा था, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 27, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें ले वर्ड्स के क्या कहते हैं, जो कि बच्चे अपने आप से बातें करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं, अपने से समझने की कोशिश करते हैं, उनको क्या कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता,
समस्यात्मक वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 28, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर विकसित जेंडर पहचान। ठीक है, तो ये जो मतलब ये है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां या विशेष रंग इसी जेंडर के लिए है, ये सब क्या है? ये सब स्टीरियोटाइप है। ठीक है, कि भैया आप तो लड़के हो तो आप यही करोगे, आप लड़की हो तो आप घर का ही काम करोगे, ये सब स्टीरियोटाइप होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची को अपने साथ जो अनुभव लाती है, ठीक है, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए या उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। उन्हें अस्वीकार क्यों कर देंगे भाई? जो बच्ची अपने साथ अनुभव लाती है उसको आप अस्वीकार कर देंगे? नो। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान ही नहीं देंगे बच्चे पे, ये तो गलत बात है। उसकी अपेक्षा करेंगे, उपेक्षा तो नहीं करेंगे। उन्हें शामिल कर उनका संचय करेंगे, यानी कि उसको बढ़ावा देंगे, उसको आगे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा है जिसने कि दवाई की चोरी की है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, यानी कि एक प्रकार का डर भी है। ठीक है, कि पकड़ा जाएगा, इसलिए उसको जेल भेजा जा सकता है। कोलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ठीक है, ऑप्शंस देख ले। सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास या यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दंड एवं आज्ञा पालन, क्योंकि उसमें देखिए डर की भावना है ना, कि वह अगर वह पकड़ा गया तो जेल जा सकता है, ये वो, इसीलिए उसको सारी बातें माननी चाहिए, सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए, दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे 30 क्वेश्चन जो कि जुलाई 2019 में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में आप और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।